यूजीसी का 20 अगस्त का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था एएओ का, जिसको हम लोग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्त उसके क्वेश्चन को आज हम फुल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि जो गया है और साथ में करेंट अफेयर्स किस प्रकार पूछा गया, इसको हम फुल्ली देखेंगे, ठीक। हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों को प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया था? तो देखिए मदरलैंड पर प्रकाशन किया था तो मजहर उल हक, ठीक है, 1921 में। याद रखिएगा, एक बिहार हेलाड पूछा जाता है, मदरलैंड पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन। चलिए आगे, अगला है हमारा कि बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 ईस्वी में किसने किया था? तब फरवरी 1922 में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किया था। याद रखिएगा 1922 ईस्वी में भारत में जो वार्षिक अधिवेशन चलता था कांग्रेस का, यह गया में आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। अगला है कि 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत, देखिए 1935 के अधिनियम भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी, ठीक है। तो प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए पहले प्रधानमंत्री ही बोला जाता था, जो हमारे आज राज्य में मुख्यमंत्री है, ठीक, तो इसका थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है, याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस। अगला है हमारा कि 1940 ईस्वी में बिहार कृषि भूमि संबंधी कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए बिहार से लगभग 30 से 32 क्वेश्चन है, करेंट अफेयर से भी लगभग 28 क्वेश्चन है, उसके अलावा आपका साइंस से ऐसा क्वेश्चन है ना कि अभी जो री एग्जाम होने वाला है, हो सकता है इसका पैटर्न इसी प्रकार है, उसके हिसाब से हम लोग के पास जितना टाइम है उसी तरह तैयारी करेंगे, ठीक। तो देखिए इसका हो जाएगा हुंकार। देखिए हुंकार पत्रिका का संपादक हुंकार साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र था, 1940 ईस्वी में यह आया था, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसका नियंत्रण हुआ? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका? देखिए 1907 में जब विभाजन हुआ तो एक पंथी थे और एक नरमपंथी थे, ठीक है। तो चरमपंथी में यानी उग्रवादी जो हमारे थे उसमें लाल बाल पाल थे, और नरमपंथी में जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो थे। तो उस समय बट गया था नरमपंथी में, याद रखिएगा चरमपंथी नहीं होगा, नरमपंथी में, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास सभी जो संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी क्वेश्चन 2 आ गया। तो मुस्लिम अध्यक्ष जो थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अगला है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए द्विराष्ट्र के सिद्धांत को सर सैयद अहमद खां, इसमें बीपीएससी आंसर दिया है सर सैयद अहमद खां, ठीक है, द्विराष्ट्र। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको बाद में क्या किया गया था? मोहम्मद अली जी ने इसको बाद में पूर्णतः जब 2 राष्ट्र भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। चलिए अगला है चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? तो देखिए चटगांव 1930 में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसका जो मास्टर थे वह सूर्य सेन थे, ठीक है, याद रखना है सूर्य सेन। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? यानी महात्मा गांधी के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो देखिए सत्यवादी, क्योंकि सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के भी पुजारी थे, और निडरता से भी कार्य करते थे। जब बाद में 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुआ, उसके बाद जब 1930 ईस्वी में हमारा देखिएगा कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट हो, उसके बाद से महात्मा गांधी में निडरता का प्रमुख सिद्धांत आ गया। तो इसमें 1, 2, 3 था, लेकिन संयम नहीं था, याद रखना है संयम नहीं था इनमें। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो आज हमारे भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रीट है, उसी में बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यह रॉलेट एक्ट 1919 में, आप जानते होंगे कि रॉलेट एक्ट 1919 के अधिनियम को बिना वकील बिना दलील वाला, मतलब किसी प्रकार का ना वकील था, ना बिना प्रकार का किसी अपील था, ना ही किसी प्रकार का दलील था, ठीक है। ऐसे ही व्यक्तियों को संदेह के आधार पर दोस्त गिरफ्तार कर दिया जाता था, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को छीन लिया गया था, ठीक है। तो रॉलेट अधिनियम 1919, ठीक। अगला है हमारा, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो देखिए मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां, सलीम उल्लाह खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये भी थे, ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, लेकिन बाद में ये जाकर जुड़े हैं, ठीक, मुस्लिम लीग से। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि मलाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो याद रखना है मोपला विद्रोह जो था, अधिकतर लोगों को पता है कि 1921 ईस्वी में केरल के तट, कहीं कहीं आपका मलाबार तट भी देता है, ठीक है। तो याद रखना है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था वह खिलाफत आंदोलन का दोस्तों भाग था, ठीक है, जो ये मुस्लिमों से ही संबंधित था। मोपला विद्रोह यह एक मस्जिद में
संपन्न किया था, ठीक है, त्रिगुत मस्जिद इसका नाम है, ठीक। अगला है हमारा कि हाथ कटी खादी वस्त्रों में 1877 ईस्वी में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ। तो देखिए याद रखना है, शाही दरबार भारत में 3 बार हुआ था, एक 1877 में, उसके बाद 1901 में, आप एक 1912 में देखिएगा, ठीक है। तो 1977 में जब हुआ था तो उस समय हमारा कौन थे, 1977 में जब हुआ शाही दरबार तो उसमें हमारा रिपन जी थे, ठीक है। तो रिपन के समय में, रिपन नहीं लिट्टन थे दोस्तों, याद रखिएगा लिट्टन, ठीक। तो इस समय जो शामिल हुए थे गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ इजी है तो कुछ हार्ड है मध्य थी आधुनिक भारत से। स्वदेश बांधो समिति के संस्थापक कौन थे। तो स्वदेश बांधो समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त। चलिए अगला, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन थे। तो देखिए बिहार में जो स्वराज दल हुआ था, स्वराज दल आप जानते होंगे कि 1905 ईस्वी में स्वराज का क्या हुआ था, मुख्यतः उदय माना जाता है, मतलब उदय नहीं मांग जोड़ हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे जो बाद में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं, ठीक। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 16 से स्टार्ट होता है मैथ। क्वेश्चन है हमारा कि सरिता 1/2 नींबू की दर से खरीदकर उन्हें 3/5 नींबू की दर से बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए बनाने का तरीका बहुत हो सकता है, अगर बनाया जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए इसको नहीं ध्यान दीजिएगा बनाने के, जैसे कि 1/2 है तो 1/2 कर लीजिए और 3/5 है तो इसको ऐसे गुना कर लिया जाता है। जो इधर होता है जैसे 3 दूना 6, 30 6 30 और 5, तो जो 6 होगा दोस्तों वो हमारा एसपी होगा यानी सेल प्राइस, और 5 होगा सीपी कॉस्ट प्राइस यानी जिस पे खरीदा जाता है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। तो हमारा 6 में खरीदा गया, 5 में बेचा गया, तो यानी 1 रुपये का लाभ हुआ, और 5 पे और कितना 100, इसका मतलब कि 20% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, अगला है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर यानी समलंब है। तो समलंब आप ऐसे जानते हो कि समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, इसकी भुजाओं ये 12 वाला 12 है और ये छोटा वाला 8 है, इनके बीच की दूरी 7 है तो ये 7 होगा, ठीक है। इसकी क्षेत्रफल होती है, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल आप जानते होंगे कि 1/2 अगुने समांतर भुजाओं के योग यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों का योग अगुने ऊंचाई, ठीक है। तो दोनों का योग करिएगा तो 1/2 अगुने 20, 12 8 20 अगुने 7, अब इसको काटिएगा तो हमारा हो जाएगा 10 यानी 10 7 70, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है कि ए और बी क्रमशः एक काम को 11 दिन 17 दिन में करते हैं, ठीक है। दोनों ने मिलकर काम पूरा करने में 5600 पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं यानी मजदूरी, ठीक है। तो मजदूरी में उनके हिस्से कितना है, तो देखिए एक 11 है एक 17 है, ठीक, 11 17 है, 5600 टोटल है दोस्तों। तो सीधी सी बात है कि इसका एलसीएम एक यूनिक गुना वाला होगा। तो 5600 में आप क्या करिए कि डायरेक्ट आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये हमारा टोटल किसका पूछ रहा है, परिश्रमिक है, यानी 5600 में 11 और दोनों को जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा, 28 से कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में, ये 2 बार में यानी 1 हो जाएगा 11 अगुने 2000, ठीक है, 2000 से गुना करिए 2000 से तो हो जाएगा 11 दूना के 22, सॉरी 200, ठीक है। तो 11 दूना के 22 यानी 2200 होगा और 2200 इसमें से घटा दीजिएगा तो 34 हो जाएगा, 3400 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी है, ठीक है। कक्षा 10 के सम्मिलित कर लेने पर 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो देखिए आप इसको लोग जल्दी भी बना लेते हैं, लेकिन इसको ऐसे गुना कीजिए क्योंकि 60 विद्यार्थी है, औसत है, तो पहले कुल निकालिए यानी गुना कर दीजिएगा, टोटल तक 300 हो जाएगा, ठीक है, 3000 सॉरी, और उसके बाद कक्षा अध्यक्ष को सम्मिलित किया जाता है यानी 61 को आदमी हो जाएगा, ठीक है। तो 500 ग्राम बढ़ जाता है यानी 50.5 हो जाएगा। अब जैसे आप गुना करिएगा इसमें 61 में, तो 61 में 30 करके आएगा, ठीक है, और इसको घटा दीजिएगा तो जैसे आप इसको घटाते हैं 61 से आप जो गुना कीजिए यहाँ पे कितना में 61 से 50.5 में गुना करिए 61 से, तो यहाँ 61 है हमारा, तो 1505, ठीक है, और 6 से हो जाएगा तो 6 6 25 30 और फिर जो 6 25 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक हो जाएगा 1 5 और ये हो जाएगा हमारा 5 और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 और 5 3 8 यानी 351, ठीक। और इसमें आप घटाइएगा 6 5 30 को तो 800 कुछ बचेगा और भाग दे 80.5 बचेगा। तो 80.5 में जैसे आप भाग दीजिएगा, एक आदमी ज़्यादा है तो उसका 80.5 केजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि यहाँ में लुप्त चुनना है, ठीक। तो देखिए कैसे किया है यहाँ पे, इसमें 3 से गुना किया है। मैथ हमेशा 10 पूछा जाता है, बहुत ईजी पूछा जाता है, जिनका मैथ हो वो 10 में 10 आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 से गुना किया, इसमें 2 से भाग दिया, ठीक है, 2 से भाग दे रहा है, फिर उसके बाद 90, फिर इसमें 3 से गुना कर रहा है, फिर उसके बाद 2 से भाग देगा, तो अब 2 से भाग दीजिए तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 135 हो जाएगा। और फिर 135 में आप जस्ट 3 से गुना करिए तो आ जाएगा आपको 405, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, अगला हमारा कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 4:20 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो देखिए आप ऐसे घड़ी बना लीजिए और ऊपर ऐसे काट लिया जाता है, यानी यहाँ 12 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 9, ठीक है। और बीच में हमारा हो जाएगा 1 2 यहाँ 3 4 और यहाँ 5। अब बोल रहा है कि 4:20 तो जैसे आप यहाँ से अगर करते हैं 4:20
तो देखिए यहाँ आपको 4:20 इसके जस्ट नीचे आएगा, 4 तो 4 पे ही रहेगा, और जो मिनट की सुई होगा 4 पे रहेगा, और घंटे की थोड़ा सा आगे रहेगा, थोड़ी सी आगे रहेगी, यानी सीधी सी बात है कि ये यहाँ तक घूमा। तो गिनिए तो कितना का, क्योंकि 1 से 5 तक 30 डिग्री का कोण बनाता है घंटा, यानी घंटा कितना देर घूमा, यानी 1 2 3 4, यानी 4 और 4 गुने 30 बराबर क्या हो जाएगा, 4 12 120। और मिनट की सुई कितना देर आगे चला जाएगा, आप टाइम देखिएगा तब 20 मिनट, तो मिनट 1/2 कोण बनाता है, ठीक है, इतना दूर में, यानी 20 का जैसे आप 1/2 करिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10, यानी 120 और 10 कितना हो जाएगा 130, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है हमारा, यहाँ देख लीजिए 24 नंबर, एक विद्यार्थी ने प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलते हैं, ठीक, 50.7% क्रिकेट खेलते हैं, 64.3% बैडमिंटन खेलते हैं, और विद्यार्थी की कुल संख्या इतना है। तो देखिए 2 हमारा दे दिया है, तो इसको जोड़िए तो आप 60.7 कर दीजिए और 50.7 कर दीजिए और 64.3 कर दीजिए, जोड़िएगा तो 7 3 10 4 1 5 और 6 5 11 1 12 हो जाएगा, ठीक, यानी टोटल हमारा 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 12 नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन थोड़े, 6 5 11 हो जाएगा, यानी 1150 और 1 अंक छोड़ के दशमलव, यानी 100 का हमारे इतना मान है, ठीक है, 100 का इतना मान है, तो हमारा ज़्यादा कितना है, 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, और ये हमारा बोल है कि दोनों खेलते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो दोनों होंगे वह 15 होंगे, 15 होंगे, तो जो 15 है दोस्तों वही हमारा 600 में 15 से आप जैसे भाग दीजिएगा तो 90 हो जाएगा, 15 6 90, ठीक है, 15 से यानी ये हमारा हो जाएगा 90, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला हमारा बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 25 नंबर, 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1 है, यानी 35 है, तो 1 हो जाएगा हमारा दोस्त 28, 1 हो जाएगा 7, ठीक है, इस अनुपात में होगा। इनमें कितने लीटर पानी मिला जाए कि शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, यानी कह रहा है पानी, यानी पानी 7 है तो 7 में मिलाना पड़ेगा, यानी 28/7 + x इक्वल टू हो जाएगा 2/1, 2 से काटिएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 + x बराबर 14 और x बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 7, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बोल रहा है एक कस्बे का जनसंख्या 3052 8000 है, यदि यह 5% सालाना की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसका आप फार्मूला जानते होंगे कि फार्मूला होता है आपका, देखिए इसका फार्मूला होता है आपका जितना जनसंख्या है, आप 3 साल बाद पूछ रहा है, यानी वही पहले पूछता ना तो उसको बाटा में करते, ये 5% को, यानी 5% का मतलब हो जाता है 20 यानी 21 और बाटा में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप 3 5 2 अगुने हो जाएगा हमारा दोस्तों 21 और बाटा में 20 अगुने 21/20 गुने 21/20, ठीक है, ऐसे। उसके बाद जैसे 21 में गुना करिएगा तो 441, फिर 21 से इसमें गुना करिएगा तो आपको 21 में गुना करिएगा तो फिर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आप 20 नीचे है तो 20 से काटिएगा 3 5 2 4 को, तो हमारा आ जाएगा 441, ठीक है, और इसको गुना करिएगा इसी प्रकार बनता है कि 21/20 गुने 21/20, क्योंकि 3 साल है तो 3 बार गुना करेगा 21/20, और जैसे इसको हल करिएगा तो आपका इसका आ जाएगा लास्ट में 101 आएगा, ठीक है, किसी में 1 नहीं है, आप 1 का गुना करिएगा तो 1 ही ना आएगा अंतिम, इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी ने मिस्टेक से इसका ऑप्शन नंबर दोस्त क्या दे दिया है, ए दे दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए आगे हम चलते हैं, अगला है हमारा, अब मैथ खत्म हो गया, अब स्टार्ट होता है सबसे शानदार साइंस का, ठीक है, साइंस का सेशन देखिए। साइंस में बोल रहा है कि नई नस्लों के प्रादुर्भाव के क्या कारक है, मतलब यानी कारक क्या है। तो देखिए इसमें आंसर होना चाहिए प्रतिद्वंदीता एवं उत्परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि उत्परिवर्तन सीधी सी बात है मनुष्य में होता है, ठीक है, जो डार्विन का है थ्योरी, उसमें आप देखिएगा ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ प्रादुर्भाव पूछ रहा है कि नए नस्ल जब आते हैं, लेकिन मिस्टेक से मुझे लग रहा है कि आंसर प्रतिद्वंदीता एवं परिवर्तन बीपीएससी दे दिया है, शायद इसको सुधारे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा नीला, ठीक है, फिश का रंग नीला, और वहीं पूछता है ऑक्टोपस का, तो जो भी ऑक्टोपस है उसका भी रंग नीला होता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा 28 नंबर की इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम जो होता है मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, उपयुक्त सभी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा कि बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी जो बीज होता है उसमें क्या होता है। तो देखिए भंडारित भोजन, ठीक है, उसके अलावा पिंड गर्भ भी होता है, बीजावरण भी होता है, ऊपर वाला क्षेत्र, तो इसलिए इसमें उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा
फल निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी फल निम्नलिखित में से क्या है, तो देखिए याद रखिएगा इसका अंडाशय का भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, अंडाशय का उत्पादन होता है, ठीक। अगला है हमारा कि फंगस किस प्रकार का जीव है, तो फंगस जो है मृत्युपजीव है, क्योंकि ये बहुत आसान है, कुछ आसान है तो कुछ डिफिकल्ट भी है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, तो बियर के फर्मेंटेशन में जो होती है वह ईस्ट होता है, ठीक है, यानी ईस्ट के द्वारा ही जो शराब वगैरह होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है, तो देखिए वायु प्रदूषण जो होता है ना, जैसे कि सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, देखते होंगे आप, तो जो गंदगी होता है उसको कौन अवशोषित करता है, मुख्यतः पत्तियों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ज्यादा गंदगी होती है तो देखिए पत्तियों पर जाकर परत जम जाती है मिट्टी की, और फिर उसके बाद क्या होता है कि पत्तियों का नाश होने लगता है, ठीक। चलिए आगे, अगला हमारा सितारों में चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो देखिए अगर कहा जाए फिजिक्स में, तो फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये प्रकाश से हर बार एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए प्रकाश पे कमांड होना चाहिए। तो जो सितारा होता है यानी जो तारे होते हैं, कहने का मतलब कि टिमटिमाना, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अगला है कि दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर क्या होता है, यानी उबाल बिंदु का मतलब कि क्वथनांक, ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी चीज में दाब बढ़ा दिया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, न कि घटता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे कि आप प्रेशर कुकर ही देख लीजिए, प्रेशर कुकर का जब ढक्कन बंद किया जाता है तो उसमें दाब बढ़ जाता है और जल्दी कोई चीज खाना पक जाता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है हमारा 36 तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाला। अगला हम देखते हैं बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, यानी लिख रहा है किस मापन या किसके मापन, तो याद रखिएगा बोलोमीटर ऊष्मा विकिरण के होता है, ठीक है, बोलोमीटर ऊष्मा विकिरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि पदार्थ में आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिकी विज्ञान की शाखा क्या है, यानी भौतिक विज्ञान की शाखा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा भौतिकी, ठीक है। देखिए पदार्थ के आयनिक स्टेट में जो होती है वह प्लाज्मा भौतिकी होती है, ठीक है, नाभिकीय भौतिकी नहीं। चलिए अगला हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बोल रहा है कि चित्र में परिपथ में एम्पियर 2 एम्पियर है, यानी ए मीटर, कहने का मतलब कि धारा दिया है, ठीक है, और आर का मान बताइए। तो ये हमारा दोनों जैसे आप ये हमारा क्या श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में हमारा 2 एम्पियर है और ये आर है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे भी दे दिया है, वोल्ट दे दिया, अब भी बराबर आई आर होता है फॉर्मूला ओम के नियम के अनुसार, और ये दोनों समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में दोनों जुड़ जाते हैं, यानी 2 ओम प्लस में आर, ठीक है, आर, तो ये जैसे कीजिएगा कि भी बराबर आई आर, तो भी हमारा क्या है, भी हमारा क्या है 6 है, तो 6 रख दीजिएगा। आई हमारा 2 एम्पियर है, यानी धारा पूछ दिया है तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। आर का मान हमारा कितना है, टोटल आर का मान, तो 2 प्लस आर, यानी 2 को जैसे इधर लाइएगा तो 1 आ जाएगा, एक आर का मान पूछ रहा है इसलिए 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा समुद्र के विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण, सीधी सी बात है, सतह होती है समुद्र में, उसी के कारण एक से एक ऊपर परत होती है, ठीक। अगला है हमारा कि किसी उपग्रह के प्लायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, उपग्रह को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, तो इस स्थिति में प्लायन वेग क्या होगा, तो देखिए प्लायन वेग का सीधी सी फॉर्मूला याद रखिएगा √2gr, यानी यहाँ एक गुरुत्वीय त्वरण पर है और एक r है, यानी वस्तु के त्रिज्या पर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जैसे के तैसे हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 41 है कि 1 सेकेंड लोलक को रॉकेट में माउंट किया जाता है, ठीक है, तो इसका दोलन घटेगा यदि रॉकेट, देखिए दोलन घटेगा यदि रॉकेट, इसका आंसर होगा हमारा, देखिए आंसर हमारा ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, यानी जैसे हम ऊपर फेंकेंगे ना तो उसका वेग क्या हो जाएगा, समान वृद्धि से बढ़ने लगेगा, ठीक। अगला हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कि 1 फेमटोमीटर किसके बराबर होता है, तो देखिए ये जो दिया गया है ना मीटर में, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा, इसको आप रट जाइए, क्योंकि जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है और ये एओ के एग्जाम में भी पूछा गया है, कोई नहीं जानता है कि अगले एग्जाम में क्या होगा। 1 फेमटो 10 के पावर -15 मीटर होता है, ठीक। अगला हमारा कि एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, यह 66 में भी पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, तो देखिए दर्दनाशक नोवल जीन होता है, ठीक, नोवल जीन, अभी जो दरोगा का मेंस एग्जाम हुआ था उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा नोवल जीन। अगला है कि साबुन में आमतौर पर बिथियोनोल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है, तो बिथियोनोल का प्रयोग याद रखिएगा रोगाणुरोधक के रूप में, ठीक है, यानी रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा 46 नंबर कि कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाली आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए एस्पार्टेम है, एलिटेम नहीं है, एस्पार्टेम होता है, ठीक है, यह चीनी का ही एक प्रकार का उपयोग होता है, ठीक, तो याद रखिएगा एस्पार्टेम। अगला है हमारा कि मनुष्य की यकृत में
जेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन होता है? तो देखिए, जब गुस्सा उसा होता है, जिसको हम लोग लॉरो और उरो हार्मोन कहते हैं, एड्रेनलिन, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है हमारा 48 नंबर कि रोगाणुरोधक निष्क्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका याद रखना है कि बोरिक एसिड का तनुगोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक होता है, ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है हमारा कि मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है, यानी मानव शरीर में। तो देखिए, मानव शरीर में याद रखिएगा, विटामिन जो हम लोग नहीं कहते हैं कि विटामिन की गोली ये खाओ, डॉक्टर के पास जाइएगा तो सीधे किसी प्रकार की कमी रहती है तो वो विटामिन लिखता है। विटामिन हमारे शरीर में उत्पादन नहीं होता है, हमको बाहरी खाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो विटामिन को प्राप्त करने के लिए खाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन को हम लोग बाहर से लेते हैं, ठीक। अगला है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कि ड्राई क्लीनर में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विडिफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, जो ड्राई क्लीनर होती है ना, उसमें CO2 होता है, पेट्रोलियम गैस नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे आप देखते होंगे कि जो हम लोग घोल बनाते हैं डिटर्जेंट वाला, साबुन के बुलबुला वाला, उसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, ठीक है। अगला हमारे कि निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो देखिए, कीमोथेरेपी जो होती है यह एक प्रकार का प्राकृतिक अभिक्रमक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा कि यह उपचार के लिए एक तरह का प्राकृतिक अभिक्रमक है, यानी कीमोथेरेपी जो कि हड्डी उड्डी में होता है सिकाई करने के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो देखिए, सम्मोहक ड्रग याद रखिएगा, ल्यूमिनाल, ठीक है। ये मतलब बहुत लोग लहाया होगा क्योंकि क्वेश्चन वैसे मिलता नहीं है, लेकिन बीपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम नया कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालता ही है, इसलिए देखिए साइंस का कैसा कैसा क्वेश्चन डाला है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो देखिए, इंटरफेरॉन का संबंध जो होगा हमारा, इसमें कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, वायरस से होगा। इंटरफेरॉन एक वायरस है, ठीक है। अगला है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो देखिए, प्रोटीन मुख्यतः प्रोटीन जीन होती है। डीएनए में जो क्रोमोसोमल होता है तो उसमें जो जीन होता है ना, वह प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। अगला हमारा कि मादा चिड़िया के सेक्स, देखिए न्यू क्वेश्चन है, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर बीपीएससी दिया है ZW, ठीक है। ऐसे महिलाओं में एक सेक्स होता है, पुरुष में XY होता है और ZW चिड़िया में होता है, ठीक है। अगला है हमारा 56 क्वेश्चन कि सरकारी थिंक टैंक यानी नीति आयोग, देखिए नीति आयोग इस सरकारी थिंक टैंक के रूप में ही कार्य करती है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार का गरीब आबादी प्रतिशत कितना है? तो देखिए, इतना तो मतलब डीपली याद नहीं होता है, लेकिन 51.91% बिहार में लोग गरीब है, ठीक है। अगला है कि टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये पैरा बैडमिंटन है। टोक्यो से देखिए CDPO में भी पूछा था, इसमें भी पूछागा और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि टोक्यो इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या था? तो देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यतः क्या, जल जीवन हरियाली, ठीक है, जल जीवन हरियाली इसका मुख्यतः उद्देश्य है। 59 है हमारा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों सम्मेलन में 7 जनवरी यानी पूर्वी क्षेत्र जो सम्मेलन हुआ था 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था क्या? तो इसका आंसर होगा PM गति शक्ति योजना। देखिए, PM गति शक्ति योजना मुख्यतः 4 चीजों पर जोर दिया गया है, ठीक है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता थे? तो याद रखिएगा 5 गो, ठीक है, 5 थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था? तो आचार्य चंदना जी थे, ठीक है, आचार्य चंदना जी। बिहार में 3 व्यक्तियों को मिला था। अगला है कि बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया था? ये थे, इनका नाम था धीरज, ठीक है। बाल पुरस्कार जो दिया गया है धीरज नाम के व्यक्ति को दिया गया था, ठीक। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया गया है? तो देखिए, शिल्प कला संग्रहालय पटना में बनाया गया, ठीक। अगला है हमारा 64 जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी थे, ठीक। देखिए, करंट ये आ गया 2022 में आ गया करंट, तो शिंजो आबे 2022 को मुख्य फोकस करिएगा बीपीएससी के लिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, किसके लिए किया है? तो आर्थिक सहयोग के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ा है। तो याद रखना है लेबर पार्टी, सॉरी लेबर नहीं है, कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है। लेबर पार्टी पहले मुख्यतः कार्यरत होता था, लेकिन अभी बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, ठीक। अगला हमारा कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, डेट पूछ दिया, डेट में याद रखना है, इसका हो जाएगा आपका 6 दिसंबर 2021 को, ठीक है, 6 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था शिखर सम्मेलन का। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो नार्डिक देश जो होता है हमारा, ये हमारा स्वीडन भी है, डेनमार्क भी है, फिनलैंड भी है, नॉर्वे भी है, जिसमें डेनमार्क ने इसका सम्मेलन की मेजबानी किया था। 69 नंबर है कि भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर
दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था कब, ये भी देखिए कब पूछ दिया, यानी कब का मतलब कि डेट, यानी 18 फरवरी 2021 को, ठीक है, 18 फरवरी 2021 को। अगला है कि 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए यह किया जाएगा, किया गया है नहीं अभी, सॉरी किया गया है, तो याद रखना है जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में G7 का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हमारा ये देखिए जून जुलाई मई से क्वेश्चन अभी इसमें मिला अभी तक। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय इसलिए पूछा गया है कि नाटो अभी चीन और यूक्रेन के युद्ध में बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, तो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अगला है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जुलाई में ही रुचिरा कंबोज, इसके पहले जो तो उनका हटाकर रुचिरा कंबोज को बनाया गया, ठीक है। अगला है हमारा 73 नंबर कि किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो देखिए यहाँ पे राजनाथ सिंह जी होंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था विशाखापट्टनम में। अगला हमारा 75 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामीण विकास पंचायती राज ने अपनी आपदा प्रबंध योजना को जारी किया था, इतना तो डेट पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, 17 मार्च 2022 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है बीपीएससी आंसर और सही भी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। अगला है 77 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोबर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे वाटर प्लस सिटी भी बना है, ठीक है, इंदौर। अगला है कि 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत, देखिए अब दिसंबर से आ गया, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में हुआ था। और इनका पदभार ही पूछता है, तो 1 जनवरी 2019 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और अगस्त में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 2021 में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अगस्त में नहीं दिसंबर में मृत्यु हुआ था, ठीक। अगला है कि बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, देखिए बुलेट ट्रेन पर बहुत सारा कार्य चल रहा है, या अहमदाबाद से मुंबई के बीच में दूरी तय करेगी। अगला है कि राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगला हमारा 82 क्वेश्चन कि भारत में कागज रहित उच्च न्यायालय है, तो देखिए कागज रहित उच्च न्यायालय हमारा केरल उच्च न्यायालय बना है। उच्च न्यायालय में राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश और देश पूछेगा तो UAE, ठीक है। अगला हमारा है 83 क्वेश्चन नंबर कि मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो मिशन वात्सल्य जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है कि बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? जिनके 18 वर्ष की आयु होने तक, यानी 18 वर्ष आयु जिनका 18 वर्ष आयु जिनका है यानी उससे कम है, उनको लगभग 1500 रुपया मिलेगा, लगभग क्या 1500 रुपया मिलेगा, ठीक। अगला है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है इसका आपका हो जाएगा बिहार मंडप को, ठीक है, बिहार मंडप को। अब आता है 86 नंबर। 86 इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो देखिए इसमें महादेव देसाई भी थे, नरहरि पारेख भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें अधिकतर दे देता है जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में, लेकिन इसमें दिया है गौरी शंकर मिश्रा, तो गौरी शंकर मिश्रा नहीं थे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हमारा 87 इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में के कारण फांसी दी गई थी? तो देखिए प्रफुल्ल चाकी ने तो खुदकुशी कर ली थी, लेकिन फांसी दिया गया था खुदीराम बोस जी को, जिनका आज तक इतिहास में लिखा गया कि 11 अगस्त 1908 में जब इनकी मृत्यु हुई था तब इनकी मात्र उम्र था दोस्त मात्र बहुत कम उनके थे, 18 वर्ष भी इनकी आयु पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। देखिए ई थोड़ा सा बहुत अच्छा भी है क्योंकि दिमाग पे आदमी को जोर भी आता है। देखिए अगला है कि किस शहर ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? उद्यन ने इसको राजधानी बनाया था, हालांकि अजातशत्रु स्थापना में आता है, लेकिन उद्यन बीपीएससी आंसर दिया है, तो उद्यन ने एक्चुअली इसको राजधानी बनाया था। अगला है कि सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। तो उस समय शासक कौन थे? घनानंद महापद्मानंद के पुत्र थे, ठीक है। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सूफी संप्रदाय में सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े हुए थे? तो इसका याद रखना है फिरदौसी सिलसिले से थे, ठीक है, सरफुद्दीन यहिया मनेरी। अगला है कि दरभंगा राज्य क्षेत्र में
किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह बहुत पूछता है, स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, स्वामी विद्यानंद। देखिए किसान आंदोलन जो आपका 1929 में आएगा, ठीक, स्थापना मुख्यतः 1929 के बाद 1936 में अपनी मुख्य विशेषता से प्रसिद्ध होता है पूरे देश में। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? तो देखिए बिहार की 3 राजधानियां तो पहले, ठीक है, सबसे पहले तो ढाका था, फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद आया, फिर मुंगेर आया। तो ये हमारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाए थे मीर कासिम जी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि बिहार में किस वर्ष बक्कास आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसमें बक्कास आंदोलन हो जाएगा 1936 में। ठीक है, आपको 1938 भी देगा लेकिन 1936 करेक्ट है। ठीक है, अगला है हमारा कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो देखिए त्रिरत्न जो थे बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, यह क्वेश्चन 66 में पूछा था। त्रिरत्न यानी बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म। तो त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था भाब्रू अभिलेख में। अब भाब्रू अभिलेख राजस्थान में है, इसमें खुद को इन्होंने मगध का सम्राट भी घोषित किया था, इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला हमारा और वहीं 3 पिटक है। 3 पिटक हमारा आता है कि विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। ठीक है, अगला है कि आयुर्वेदों के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो देखिए अष्टांग हृदय के रचनाकार वाघ भट्ट थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो देखिए परम भागवत इसमें जो होगा यह समुद्र गुप्त को कहा गया है। देखिए समुद्र गुप्त जो थे यह आर्यवर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों पर जीत हासिल किया था। ठीक है, तो ये परम भागवत इन्हीं के उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 97, निम्न किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया था? तो देखिए राष्ट्रकूट के महत्व को अल मसूदी ने, ठीक है, अल मसूदी ने व्यापक रूप से इसको वर्णन किया था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? यानी लाख बख्श को चाहे कुरान खवा इन्हीं को कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जी को। ठीक है, 98 का ए। 99, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा यानी दारुल सिफा नामक दानशाला यानी एक प्रकार का अस्पताल था, खैराती अस्पताल था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, देखिए ये अक्सर पूछा जाता है, इससे हमारा एक छोटा सा वीडियो भी होगा, आप इसको जरूर देखिएगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा। अगला है 100 नंबर कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक कहा जाता था? यानी पूर्व का सिराज, तो ये जौनपुर होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जौनपुर। अगला है कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगाई थी? देखिए न्याय की घंटी जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर अपने सिंहासन के पास एक न्याय की घंटी था। किसी प्रकार की अगर कोई आपत्ति होता है आप जाकर न्याय की घंटी बजा सकते हैं। ठीक है, जहांगीर से संबंधित है। इसी ने 2 अप्पा सिंह अप्पा के भी लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि भारत भारतीयों के लिए नारा। देखिए नारा पिछला बार भी एक पूछा था। ठीक है, ये कथन पूछा था, इस बार भी है एक, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 103 नंबर है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1664 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें हेक्टर मुनरो थे। वहीं प्लासी के युद्ध पूछे 1757 में 23 जून को, इसमें जो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए अगला 104 नंबर, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो देखिए आंदोलन जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है उससे 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ताफ हुसैन अली। ठीक है, अल्ताफ हुसैन अली। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक ने निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं किया था? यानी ब्रह्म समाज में किसकी निंदा नहीं की गई थी? तो इसका देखिए अवतारवाद आंसर दिया है। अवतारवाद यानी कहने का मतलब भगवान का अवतार होता है, इस पे निंदा नहीं किया था। जातिवाद पे तो प्रमुख किए थे, बहुविवाह पे भी किए थे, प्रदा प्रथा पे भी किए थे। तो निम्नलिखित है दोस्तों, तो निम्नलिखित में हमेशा याद रखिएगा 4 में ही आंसर देना पड़ता है। ठीक है, अगला है हमारा निम्नलिखित का मतलब ही होता है कि जो 4 उल्लेख है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन है? अगर ऐसे देखा जाए तो आप सीधे कमला मारिएगा, लेकिन देखिए कमला जो है ना बिहार का, जैसे आप मैप देखिएगा तो ये उत्तर बिहार की नदी है कमला, और उत्तर बिहार की अधिकतर नदियां हमारी लंबी नदी है। ठीक है, कमला, बालन, ये सब कोसी की सहायक नदी है, तो कमला नहीं होगा, इसका आंसर पुनपुन होगा। ठीक है, कमला नहीं पुनपुन होगा। अगर आप पुनपुन को देखिएगा तो लगभग 200 किलोमीटर इसकी दूरी आएगा, और कमला का आपका 328 आएगा। ठीक है, तो याद रखना है पुनपुन इसका आंसर होगा, न कि कमला। पुनपुन जो है हमारा दक्षिण बिहार की नदी है। ठीक है, और यह पठारी क्षेत्रों से निकलती है, झारखंड से, लेकिन इसकी दूरी कम है। तो सीधी सी कॉमन सेंस है कि उत्तर बिहार की नदियां लंबी होती है और हमेशा प्रभावित होती रहती है। ठीक है, लेकिन दक्षिण बिहार सुखाड़ क्षेत्र है, इधर पठारी क्षेत्र से निकलता है। अगला है कि बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो देखिए मखाना, इसको छांटने का तरीका, जैसे आप बिहार को मैप देखिएगा, बिहार का मैप देखिएगा तो इधर हमारा आता है गंगा नदी है, इधर बोल है कि पश्चिम तोड़िए यानी पश्चिम और उत्तर, ये वाला हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, कि निक्षेपित जल होता है। देखिए जो पश्चिम उत्तरीय जैसे चंपारण है, इस क्षेत्र में मखाना नहीं होता है। ठीक है, अगला है हमारा कि दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम का मतलब ये वाला हिस्सा, यानी दक्षिण बिहार में, तो दक्षिण बिहार में भी मखाना तो होता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है।
मखाना अभी हाल ही में जीआई टैग दिया है मिथिलांचल क्षेत्र में। तो मिथिलांचल क्षेत्र आपका किधर पड़ता है? उत्तर पूर्व के क्षेत्र में पड़ता है, इधर पड़ता है। मिथिलांचल क्षेत्र में आपका दरभंगा आ जाएगा, ठीक है, सुपौल है, हल्का थोड़ा सा किशनगंज का भी सब टच करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान, ठीक है, इसका बेस्ट आंसर यही है। अगला है कि पार्क अभ्यारण्य जनपद निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है अभ्यारण्य से। तो देखिए भीम बांध जो हो जाएगा मुंगेर में हो जाएगा, ठीक है, भीम बांध मुंगेर में है। नागी और नकटी जमुई में है, ठीक है। कैमूर दोस्तों याद रखिएगा बक्सर में नहीं है, कैमूर जिले में ही पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। निम्नलिखित बोला है यानी इन चारों में। राजगीर नालंदा में ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो देखिए ये भी पकड़ने वाला है। टोक्यो तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि टोक्यो तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। तो कहाँ से यहाँ पे सूर्यास्त का अनुभव होता है? यानी सूर्यास्त जब वर्ल्ड का आप मैप देखिएगा तो सीधी सी बात है जो पूर्वी में होगा ना क्षेत्र वहीं पे मुख्यतः होगा। तो जैसे आप वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, इधर हमारा जापान का क्षेत्र पड़ता है, सिडनी हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर निम्नलिखित है, यानी इसी चारों में से ई के पास तो जाना ही नहीं है। तो जो सिंगापुर है दोस्तों, ये आप जैसे भारत का मैप देखिएगा उसी के जस्ट नीचे है, इंडोनेशिया के सटा हुआ। हांगकांग हमारा चीन के सटा हुआ है, चीन के तरफ है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पूर्वी सिडनी है, इसका आंसर भी सिडनी ही दिया है, ठीक है। तो सिडनी यानी सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र जो होगा, पूर्वी क्षेत्र होगा, वहीं पे ना सूर्यास्त होगा, ठीक है। जैसे कि आप भारत के ही देख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सबसे बाद सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्यास्त होता है, ठीक है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, यानी गुजरात में सबसे बाद में सूर्योदय होता है। अगला है कि अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तब पाकिस्तान हो जाएगा, न कि ईरान, पाकिस्तान है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दनावल भूमध्य जलवायु के प्रकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा साइबेरिया, ठीक है। साइबेरिया थोड़ा सा ठंडी क्षेत्र है, ठीक है, तो ठंडी क्षेत्र में आ जाता है। अगले हमारे निम्नलिखित देशों में किस देश में अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में है? तो यहाँ पे आप ही मत मार दीजिएगा, क्योंकि निम्नलिखित है, सीधी सी बात है कि इसको पूछा गया है 66वीं में। तो 66वीं में पूछा गया था, उसमें ई भी नहीं था, यूएसए ऑप्शन में था, तो यूएसए होगा। अप्रवासी सबसे ज्यादा अगर भारतीय पूछा जाए कहाँ रहते हैं, तो भारतीय अमेरिका में रहते हैं, फिर उसके बाद यूएई में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद मलेशिया के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन यहाँ निम्नलिखित है यानी चारों, तब चारों का डाटा पता होगा तभी ना, लेकिन इसका आंसर मॉरिशस होगा, ठीक है, यानी मॉरिशस में इन चारों में से सबसे ज्यादा अप्रवासी भारतीय रहते हैं, ठीक। अगला है हमारा क्वेश्चन 113। देखिए निम्नलिखित पर जिसका कमांड हो गया ना, वो ऐसे ही कितना क्वेश्चन सही कर देगा। आप आज के बाद इसको ध्यान रखिएगा। खैबर द्वारा निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो देखिए मुख्यतः तो इसका काबुल से पेशावर आंसर देता है, लेकिन इस्लामाबाद उसी से टचेज है, इसलिए इस्लामाबाद सही होगा। अगला हमारे कि निम्नलिखित क्षेत्र राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो याद रखना है वायनाड केरल में है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह सबसे निचली क्षेत्र है, जहाँ पे यहीं पे है एक वायनाड में ही, जहाँ पे धान की खेती विख्यात है। दंडकारण्य दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। मलनाड कर्नाटक में, बिल्कुल सही। विदर्भ महाराष्ट्र को ही, महाराष्ट्र में ही आता है, ठीक है। तो याद रखना है दंडकारण्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहताक सुरंग किसको जोड़ती है? तो अटल सुरंग अभी हाल ही में इसको सबसे ऊंचाई पर स्थित 10,000 से ऊपर इसको घोषित किया गया है। इसकी मुख्यतः लंबाई 9.02 किलोमीटर है अटल सुरंग का। इसका दोस्तों लेह से मनाली को जोड़ता है, ठीक। अगला हमारा 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो देखिए निम्नलिखित में है, इन्हीं चारों में से देना है, तो इसका आंसर होगा सिहाद्री विशाखापट्टनम, ठीक है। अगला है कि हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा था? तो देखिए ऐसे जब आप भारत का मैप देखिएगा तो यहाँ सौराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात में, फिर उसके जस्ट नीचे कोंकण आता है, फिर केनरा आता है, तब मलाबार आता है। तो देखिए हमारा सौराष्ट्र के पास टकराया था, पहली बार गिरा था, लेकिन यह कोंकण को भी प्रभावित किया था। लेकिन अब ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, सौराष्ट्र, क्योंकि पूछ रहा है कि कहाँ गिरा था, तो सौराष्ट्र। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए अब भारत में 75 रामसर स्थल हो गए हैं, इसलिए आपको इस पे कमांड होना चाहिए। तो रामसर स्थल का पूछ रहा है, तो सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही। धौल गुजरात में, बिल्कुल सही, क्योंकि 2021 में इसको अभी हाल ही में घोषित किया गया था। अष्टमुंडी केरल में। लोनार, तो देखिए लोनार राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित नदी द्रोणियों में किसका क्षेत्र सबसे कम है? देखिए एक तो बिहार से दिया था और एक भारत से दे दिया नदी, तो नदी को देखना जरूरी है कि नदी भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से, तो देखिए इसका आंसर या तो ब्राह्मणी होगा, नहीं तो तापी होगा, लेकिन इसका मुख्यतः तापी आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणी भले ही आपका एक ही राज्य में है, जिसको हम लोग उड़ीसा का पहले शोक भी कहते थे, लेकिन अब महानदी देता है। लेकिन महानदी का ब्राह्मणी का आप देखिएगा तो इसका टोटल लंबाई है 799, ठीक है। वहीं ताप्ती नदी, तापी को ही हम ताप्ती कहते हैं, ताप्ती नदी से उच्चारण में कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में इसको तापी ही कहा जाता है, ताप्ती नदी को। इसका लंबाई 729 है, तो लंबाई अब याद करना पड़ेगा, तभी जाके पकड़ में आएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा तापी, ठीक। चलिए आगे, अगला हमारा है 120 नंबर क्वेश्चन।
कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के ड्रोनी प्रदेश के भाग है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हो जाएगा 5। अब भारत का जब मैप देखिएगा तो सबसे पहले तो उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में आती है, जस्ट उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टच करता है झारखंड में, फिर आके पश्चिम बंगाल में, तब जाके वह विभाजित होकर फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक, अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? देखिए तो प्राकृतिक तटीय है, तो सीधी सी बात है गुजरात में सबसे ज्यादा टचेज करता है। ठीक है, अगला है हमारा कि निम्नलिखित जनपद समूहों में निम्नलिखित में से बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। तो देखिए सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है तो इसका हो जाएगा सीतामढ़ी, जो कि ऊपरी क्षेत्र है, नेपाल से टचेज है, फिर इसके बाद मधुबनी है, फिर सुपौल है, अररिया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। फिर उसके बाद 123, चलिए 123 पूछ रहा है कि क्षेत्र की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है। ठीक है, यानी देखिए सबसे छोटा प्रशासनिक पूछ रहा है तो सबसे छोटा इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर, क्योंकि आप देखिएगा कि जो भागलपुर है ना, भागलपुर प्रमंडल, उसमें 2 ही जिला पाया जाता है, वही पूछ रहा है। प्रशासनिक संविभाग का मतलब यही हुआ, एक भागलपुर और एक बांका। आप सारण में 3 होता है, कोसी में 4 हो जाएगा और दरभंगा में 5 होता है। ठीक है, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नकटी। ठीक है, नकटी नहीं है, कुशेश्वर अभी हाल ही में इसको घोषित किया गया है, दरभंगा में है, लेकिन नकटी नागिन नकटी प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, जो अभी एक नागिन नकटी दिया था तो दोनों पूछ दिया। देखिए बिहार के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है, यानी खनिज समृद्ध पूछ रहा है तो इसका सबसे ज्यादा याद रखना है भागलपुर में है, फिर उसके बाद मुंगेर में है, फिर लखीसराय में है, तब जमुई में, क्योंकि इसको कोई ऑप्शन में है नहीं है। देखिए औरंगाबाद तो सही है, ठीक है, अगर ऑप्शन और रहता तो, लेकिन बक्सर में है, भोजपुर में बहुत कम है, औरंगाबाद में बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं 126 में। 126 क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी जान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, लेकिन वही राष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा हो, राज्यसभा हो और इसका विधानसभा हो, ये सभी में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को निर्वाचन करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदस्य होते हैं। ठीक, अगला है हमारा 127 नंबर, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1877 से 1912 नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इंपोर्टेंट है, तो 127 के हो जाएगा नरेंद्र झा। ठीक है, नरेंद्र झा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो देखिए पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी, कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों की क्षमा और लोकसभा को भंग करना। तो देखिए यही 4 में है, निम्नलिखित का मतलब ये हुआ, तब भंग तो करते हैं आर्टिकल 85 के तहत, दोषी ठहराए गए क्षमादान 72 के तहत, विधायी बोल रहा है कि एक विधायी विधेयक वापसी, बिल्कुल वापसी कर सकते हैं, इनका मन है तो। पुनर्विचार के लिए वित्तीय विधेयक, देखिए वित्तीय विधेयक आता है तो इसको आप नहीं, वित्तीय विधेयक जब आता है तो इसके लिए यह नहीं, इनके पास विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, वित्तीय विधेयक के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 129 है हमारा कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। तो देखिए सचिवालय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। ठीक है, अगला कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार हुआ था। तो इसका हो जाएगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। ठीक है, 131 है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बनाया गया था। ठीक है, तो होगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पॉलिटिक, आसान है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था। तो इसका हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसका इसमें देखिए सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती में 13 थे, लेकिन वहीं गोलकनाथ पंजाब वाला में 11 थे, यह दूसरे स्थान पर आता है संवैधानिक पीठ। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 126वां विधेयक था। ठीक है, 2019 में आया, जिसमें एंग्लो इंडियन के जो पद था लोकसभा में उसको समाप्त कर दिया गया और SC/ST जो थे उसको मतलब आरक्षण को बढ़ाया गया, इसी में है 126वां। देखिए अभी हाल ही में 127वां भी याद रखिएगा, ये हमारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को OBC सूची तैयार करने के लिए यह आया था संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले हमारा 134 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 39 में आपको 4 पढ़ना है मुख्यतः, यानी लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। तो देखिए पोषण स्तर सुधारना आपका आएगा अनुच्छेद 47 में। ठीक है, ये नहीं होगा, पुरुष और महिला दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है, तो सीधी सी बात है 39 के डी। नागरिकों को आर्थिक स्वास्थ्य के लिए उम्र ताकत अनुप्रयुक्त व्यवसाय में प्रवेश करने के मजबूर नहीं किया जाएगा, ये भी है 39 में। ठीक है, समुदायों के भौतिक संसाधनों के
इस प्रकार वितरित किया जाए कि उनकी सेवाओं के सार्वजनिक हित सर्वोत्तम है। ये आपको 39 के बी में दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 39 में यह पोषण के लिए कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 135 नंबर, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो 11वीं अनुसूची है के द्वारा कितने विषय को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। तो देखिए ये हमारे पंचायतों के लिए 29 है और वहीं हमारे नगर पालिकाओं के लिए पूछे तो 18, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा 136 नंबर, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के अनुसार तो रोहतास है, ठीक है। रोहतास है, वही सबसे कम पूछे तो पूर्णिया हो जाएगा, ठीक। अगले हमारा कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर ई होगा, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, साथ में निर्माण पे भी जोर दिया जा रहा है, जैसे कि सड़क वगैरह देख रहे हैं कि निर्माण भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 37 के ई। 38 है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है। कहने का मतलब कि प्रथम स्थान पर है। तो देखिए प्रथम स्थान पर ना आलू में है, आलू में तो यूपी है, प्याज में आपको महाराष्ट्र है, बैगन में भी नहीं है, फूल गोभी में भी नहीं है। तो बिहार सिर्फ लीची में है, ठीक है, लीची में है। अभी हाल ही में मखाना पे भी प्रमुख स्थान आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 139 नंबर चलिएगा, इनमें से कौन सा विशेषज्ञ समिति ने नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे। यानी इसका पूछ रहा है कि जो सहकारी बैंकों है उसको लाइसेंस देने के लिए कौन सी समिति गठित किया गया था। इसका हो जाएगा श्री YM मालेगम, ठीक है, मालेगम है, श्री YM मालेगम। अगला है हमारा 140 नंबर, समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है। तो 140 के सी हो जाएगा RBI, ठीक है। विनिमय से लेकर यानी पैसा वगैरह जो होती है विदेशी विनिमय के लिए RBI होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातों को भारत में गारंटी प्रदान करता है, यानी जो निर्यात होता है ना उसके लिए गारंटी प्रदान करता है। तो इसके लिए होता है निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। आयात निर्यात तो बैंक होगा नहीं, RBI होगा ना भी नहीं, तो इसके लिए अलग से एक समिति होता है निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक। अगला हमारा 142 नंबर, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। तो इसका नेफेड नहीं होगा, भारतीय खाद्य निगम होगा। यानी खाद्य से जितना संबंधित होगा वह भारतीय खाद्य निगम के भी पास होता है क्षेत्राधिकार, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 143 नंबर। 143 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है। तो देखिए सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में भी होती है, राजस्थान भी होती है, लेकिन जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना उसमें नहीं होती है। भले हमारा मध्य प्रदेश से टचेज है लेकिन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान में है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इससे कम होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। यानी जनसंख्या के पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो इसलिए होगा किशोर जनसंख्या का आकार, यानी किशोर जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, भारत में। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 64वीं में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखना 65वीं में शायद, ठीक है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ना होकर ये होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 146, निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत ऋण क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यानी जो ऋण देता है उसको किसको कहा जाता है, आर्थिक रीढ़ की। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, PFC को, ठीक है, PFC को। अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी में भी, महारत्न कंपनी में भी इसको दर्जा दिया गया, ठीक है। अगला है हमारा कि ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण हालिया दृष्टिकोण है जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में, ठीक है, यानी ब्राउन खाद जो होती है धान में ही उपयोग किया जाता है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब, तो देखिए बोल रहा है कि मुद्रा की पूर्ति यानी बहुत सारे मार्केट में मुद्रा छप गए हो, कहने का मतलब कि बैंक में सब मुद्रा बहुत ज्यादा है और इसकी मांग घट रही है, यानी लोग मांग नहीं कर रहे हैं, तो क्या कार्य इस पे किया जाएगा। तो यानी मुद्रा को आपूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा यानी RBI के द्वारा इस पर क्या किया जाएगा कि ब्याज दर में कमी किया जाएगा। यानी ब्याज दर कम रहेगा तभी तो लोग जाके बहुत से ज्यादा लोन उठाएंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्याज दर कमी करेगा। अब वहीं आप देखिएगा जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, यानी मुद्रास्फीति जब होती है, जब बेरोजगारी महंगाई बढ़ जाती है, तो उसमें क्या किया गया जाता है कि ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि लोग पैसा बैंक से न उठाए, ठीक, तब महंगाई को रोका जाता है, यानी मुद्रास्फीति को। अगला 149 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा, निम्नलिखित का मतलब यही 4, ठीक है, तो 4 में अब डाटा याद होना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सीतामढ़ी हो जाएगा। ऐसे पूछे तो पटना में सबसे ज्यादा है, ठीक। अगला है कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। यानी सकल घरेलू उत्पादन है, तो सकल घरेलू उत्पादन के लिए दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय है, यानी जिसको हम लोग CSO कहते हैं, ठीक है, वही है हमारा सेंट्रल
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पादन के लिए। दोस्त हमने पूरा 150 क्वेश्चन को डिस्कशन किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि 2022 से करंट अफेयर्स और दिसंबर 2021 से इसमें पूछा गया है। यानी मुख्यतः अगर हम जुलाई तक पूछा गया, यानी जुलाई और अगस्त शुरुआत में हम लोग पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि बीपीएससी का पैटर्न बदले, क्योंकि बीपीएससी जब हमेशा क्या करता है कि री एग्जाम लेता है तो पैटर्न चेंज करता है। तो इसलिए आप सभी इसको देखिए। और साइंस का किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है, यानी एनसीईआरटी लेवल का पूछा गया है, यानी लूसेंट वाला में सब नहीं दिया गया, एनसीईआरटी पे कमांड होना चाहिए। और बिहार से तो हर बार 20 से 25 क्वेश्चन रहता ही है। और फिर उसके बाद आप देखें कि मैथ्स का तो इजी था, 10 में 10 बना सकते हैं, ठीक है। और करेंट अफेयर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस